अमृता की हाल ही में आकाश के साथ शादी हुई होती है। उसके ससुराल में चैताली, ससुर इंद्रेश और ननंद डॉली रहती है। यार अमृता, ओह, मुझे बहुत नींद आ रही है। पता नहीं इस ठंड में भी कोई काम पे कैसे जा सकता है। क्या तुम भी आकाश? तुम्हारे पिताश्री का काम नहीं है जो तुम जब मन चाहे तब जाओ। अब जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। क्योंकि अपनी इमेज और अपना परफॉर्मेंस तुम खराब कर रहे हो और ये प्रमोशन का टाइम है, इसलिए बॉस की नजर में अच्छे बनकर रहो। अरे यार, ओह, उबासियां मत दो आकाश, और चलो आलस छोड़कर जल्दी से उठ जाओ। थोड़ी तो फुर्ती दिखाओ। तुम पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, औरतों को दाद देनी चाहिए। अरे दिन रात नॉनस्टॉप काम करने के बाद भी वो सुबह सुबह बिना आलस किए जल्दी से उठ जाती है और वही रूटीन फिर से रिपीट करती है। और दूसरी तरफ तुम आदमी लोग हो, अब क्या ही बोलो मैं तुम्हें। अच्छा बाबा ठीक है। बस 5 मिनट और सोने दो ना। फिर उसके बाद मैं खुद ब खुद उठ जाऊंगा। अलार्म भी सेट करके रखा है मैंने। फिर 5 मिनट के बाद नहा धोकर मैं हॉल में आ जाऊंगा। डोंट वरी, मैं पक्का उठ जाऊंगा 5 मिनट में। देखो आकाश, तुम अब कोई बच्चे नहीं रहे। फटाफट उठो और ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आ जाओ। तब तक मैं बाकी घर वालों को भी ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। अच्छा बाबा ठीक है। इतना कहकर अमृता वहां से चली जाती है। देखते ही देखते 5 मिनट से आधा घंटा पूरा हो जाता है, लेकिन सबका नाश्ता होने के बावजूद भी आकाश कमरे से बाहर निकलता ही नहीं। अरे, ये आकाश कहाँ रह गया? उसे आज ऑफिस नहीं जाना क्या? वो तैयार ही हो रहा होगा माँ जी। मैं अभी देख कर आती हूँ। फिर जब अमृता कमरे में जाती है, तब भी आकाश खराटे मारते हुए सोया पड़ा होता है। ये क्या? आकाश, तुम अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हो? जल्दी से उठो। अरे यार, ऐसे कौन चिल्लाता है बाबा? डरा दिया ना तुमने मुझे। अच्छे खासे अमीर होने के मैं सपने देख रहा था। अरे बेवकूफ आदमी, अमीर तो तुम तब होगे ना जब इस बिस्तर से उठकर काम पे जाओगे और तुम्हें ऑफिस के लिए लेट होते जा रहा है। और तुम हो कि यहाँ बिस्तर में ही नींद ले रहे हो। जल्दी से उठो, वरना मैं अभी तुम पर बर्फीला ठंडा पानी डाल दूंगी। अरे पगला गई हो क्या तुम? हाँ, तुम जैसे पागल पति के साथ रहकर मैं भी पगलेट ही बनती जा रही हूँ। कितनी आलसी हो तुम। देखो अमृता, मैंने ऑफिस में मैसेज भेज दिया है कि हेल्थ इश्यू के चलते मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा और अनप्लान्ड का पैसा नहीं कटेगा। तो डोंट वरी। अरे यू मैड आकाश? अरे तुम्हारे वहां ना जाने के कारण ऑफिस वालों को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, और इस बात का तुम्हें कोई अंदाजा भी है क्या? मैन पावर कम होने के कारण बिजनेस पर बुरा परिणाम हो सकता है। लेकिन मैंने उनका बिजनेस चलाने का कोई ठेका लेके नहीं रखा है। और आज तो मेरा सच में वहां जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। आज तो बस इस ठंड में मुझे ब्लैंकेट के अंदर रहकर सोते रहना है। और तुम भी अपनी ये चिक चिक बंद करो। मैं 12 बजे उठ जाऊंगा। तब तक मेरे लिए नाश्ते में कुछ स्पेशल बनाओ। अमृता को आकाश का ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ऐसे ही वो अब सास चैताली की आलसी हरकतों से भी परेशान होने लगती है। हे भगवान, माँ जी तो कुछ देर पहले यहीं पर बैठी थी और यहाँ बैठकर फूल मालाएं बना रही थी, लेकिन धागा, पत्ते, फूलों की पंखुड़ियाँ सब कुछ वैसा का वैसा ही बिखरा पड़ा है। कल रात भी उन्होंने हलवा खाया था और उसकी थाली डाइनिंग टेबल पर ही रख दी, जिस कारण उसे चींटियां लग गई थी। ये माँ जी भी ना छोटे बच्चों की तरह बर्ताव करती रहती है। अरे क्या हुआ बेटा? तूने मुझसे कुछ कहा क्या? नहीं माँ जी, कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस आपका फैलाया हुआ कचरा साफ करने जा रही थी। अच्छा, मैं तो यहाँ पर झाड़ू लगाना भूल ही गई। कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर लेती हूँ। आप जाकर आराम कीजिए। फिर एक सुबह, अरे डॉली, तुम इतना क्यों खो जा रही हो? और इतना ही है तो नहा लो ना। 2 दिन हो गए हैं, लेकिन तुम नहाई ही नहीं हो, और वैसे ही बगैर नहाए कॉलेज जा रही हो। क्या भाभी आप भी, अब इस कड़ाके की ठंड में
नहाना भी किसी जंग लड़ने से कम नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं नहाऊंगी। उल्टा मुझे तो कॉलेज जाने में भी बहुत परेशानी हो रही है। पर अगले हफ्ते से एग्जाम है, इसलिए जाना पड़ रहा है, वरना मैं तो छुट्टी ही मार लेती। हे भगवान, तुम और तुम्हारा वो भाई, दोनों के दोनों एक ही हो, एकदम आलसी। अब क्या करे भाभी? क्या करे मतलब? अरे ना नहाने से तुम्हारी सेहत खराब हो सकती है। दिन भर के सारे जर्म्स तुम्हारे बदन पर वैसे ही रह जाते हैं। और हम गांव में थोड़ी ना रहते हैं, हमारे पास तो गीजर है, तो जितना चाहे उतना गर्म पानी हम ले सकते हैं। इसलिए खुद को साफ रखो। नहीं भाभी, मुझसे इतना काम नहीं हो पाएगा। आई एम रियली सॉरी, पर आप मुझे नाश्ता दे दो, बहुत भूख लगी है। लेकिन उससे पहले ब्रश तो कर लो ना। हाँ, कर लिया है मैंने। झूठ मत बोलो डॉली। नहीं भाभी, सच कह रही हूँ मैं। मैंने वाकई में ब्रश किया है, तो बिना ब्रश किए मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ? अच्छा ठीक है, एक नंबर की छोटी और गंदी है ये लड़की। मुंह से इतनी गंदी बास आ रही है, और उससे साफ साफ पता चल रहा है कि बिस्तर से मुंह उठाकर सीधा यहाँ पर चली आई है। पता नहीं कैसा आलसी ससुराल मिला है मुझे। सबके सब गंदे और पागल हैं। अपने इन आलसी ससुराल वालों से अब धीरे धीरे अमृता परेशान होने लगती है। जहाँ पर वो सारा काम निपटा कर बैठ जाती है, तो कोई दूसरा उसका काम बढ़ा देता है। हे भगवान, गांव में शादी के लिए जो सामान तोहफे के तौर पर भेजना था, वो तो हमने भेजा ही नहीं। तो आखिरी समय पर क्या करें हम? मैंने तो आपको कई बार याद दिलाया कि आप उन्हें कुरियर कर दो, लेकिन आप तो बस अपनी धुनकी में ही रहते हो, और आपको तो कुछ याद भी नहीं रहता। और अब भेजकर कोई फायदा नहीं। कल उनकी शादी है, और रातों रात तो सामान वहां पहुंचने से रहा। हाँ पापा जी, मैंने भी आपको कई बार याद दिलाया था, लेकिन आपने ही काफी आलस किया। आपको जाना चाहिए था। अब हमारी तरफ से कोई तोहफा ना जाने के कारण पता नहीं उन रिश्तेदारों को कितना बुरा लगेगा। कोई बोलकर तो नहीं दिखाएगा, लेकिन मन ही मन सबकी उम्मीदें तो रहती ही है ना। हाँ, अमृता बिल्कुल सही कह रही है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जो हुआ सो हो गया। अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। फिर एक रोज, माँ जी, नीचे के सारे कमरों की सफाई हो गई है, और बस आपके कमरे की सफाई ही करना बाकी है। तो आप जाकर हॉल में आराम कीजिए, तब तक मैं आपका कमरा साफ कर देती हूँ। अब नया साल आने वाला है, और इसीलिए सफाई करना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, तो सही बोल रही है। पर बेटा, अभी अभी तो मैंने कमर को आराम दिया है, इसीलिए तू मुझे यहीं पर रहने दे। और तू जाकर ऊपर के कमरे की सफाई निपटा ले। तब तक मैं थोड़ा और आराम कर लेती हूँ। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। चैताली के कहने के अनुसार अमृता ऊपरी मंजिल के सारे कमरों की सफाई कर देती है, और फिर वो वापस नीचे आ जाती है। पर ये क्या, आप तो अब भी सो रही हो माँ जी। ऊपर के तीनों कमरे की सफाई मैंने कर भी दी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो एक काम कर बेटा, छत और आंगन रह गया है ना, तो वो दोनों भी थोड़ा साफ कर दे। पर मैंने तो 2 दिन पहले ही छत की सफाई की थी, और आंगन में तो मैं रोज ही झाड़ू लगाती हूँ, इसलिए वो हमेशा साफ रहता है। फिर भी बेटा, एक हाथ और मार ले, तब तक मैं थोड़ा और आराम कर लेती हूँ। और जाते जाते जरा हीटर भी ऑन करती जाना। इतनी दोपहर हो गई है, लेकिन ये ठंड है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक है माँ जी, अभी कर देती हूँ। फिर अमृता छत और आंगन की सफाई करने जाती है। मोटी भैंस कहीं के, जब देखो तो बिस्तर पर फैली हुई रहती है, और इसने मुझे काम पर लगाया है। इतने महाआलसी लोग मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखे ही नहीं थे। अगर अभी इस काम के बाद ये बुढ़िया नहीं उठी, तो मैं तो उसका कमरा साफ ही नहीं करूंगी, फिर चाहे जो हो जाए। इन सब ने तो मुझे पागल करके रखा है। पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग। अमृता की छत और आंगन की सफाई होने के बाद चैताली अपने कमरे से उठ जाती है,
जिसके बाद वह वहां की सफाई भी पूरी करती है। ऐसे ही एक दिन जब डॉली की एग्जाम होती है, तभी अरे डॉली बेटा, तेरी तो फाइनल एग्जाम चल रही है ना, और उसके बावजूद भी तू कब से फोन में लगी पड़ी है। किताब तेरे सामने है और तू है कि फोन हाथ में लेकर बैठी है। भला पढ़ने का यह कौन सा तरीका है? ये तो डिजिटल का जमाना है पापा, और मैं ऑनलाइन नोट्स देखकर ही पढ़ रही हूँ। सो चिल। झूठ मत बोलो डॉली, मैं सब देख रही हूँ। तुम म्यूट करके रील स्क्रॉल कर रही हो। सुबह 9 बजे से किताब हाथ में लेकर घर में 10 जगह घूम चुकी हो तुम, लेकिन अभी तक तुमने एक चैप्टर तक खत्म नहीं किया है। अरे इतना आलस क्यों करती हो तुम? पर भाभी, आपसे किसने कहा कि मैंने कोई पढ़ाई नहीं की? और मैं झूठ नहीं बोल रही। आप हमेशा मुझे झूठी क्यों कहती रहती हो? अगर आपको मुझसे बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन मुझ पर ऐसे घटिया इल्जाम मत लगाया करो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं कितनी सच्ची हूँ, और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, और ये बात मुझे आपको साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पर कमाल है, मैं तो इसे बस समझा रही थी और यही चाहती हूँ कि ये लड़की आलस करना छोड़कर बस अपनी पढ़ाई पर थोड़ा और ज्यादा ध्यान दे। लेकिन भलाई का तो कोई समान ही नहीं रहा। फिर अगले दिन, ये सब क्या ही आकाश, तुम्हें तो मैंने कल ही कहा था ना कि मैं बाहर जा रही हूँ, तो तुम अपनी अलमारी साफ करके रख देना। लेकिन तुमने अपनी अलमारी साफ ही नहीं की है, और अगर मैं तुम्हें कुछ कहूंगी तब वापस तुम्हें दिक्कत होगी और कहते बैठोगे कि मैं सामान इधर उधर रख देती हूँ। सॉरी बाबा, पर आज शाम को मैं पक्का साफ कर दूंगा, तुम्हारी कसम। फालतू में मुझे मत मारो, मुझे और भी जीना है। तुमसे तो मैं कोई उम्मीद ही नहीं रख सकती, इसीलिए सब मुझे ही साफ करना होगा। फिर बाद में मैं तुम्हें बता दूंगी कि कौन सी चीज तुम्हारी कहाँ पर रखी है, ताकि तुम बार बार पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब ना कर सको। अरे लेकिन लेकिन वेकिन मत करो अब। तुम्हें मैंने कल समय दिया था, लेकिन तुम्हें तो कल मैच देखना ज्यादा जरूरी लगा, और ये अलमारी साफ करना तो तुम्हें याद भी नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है जान। अरे ऐसी ही बात है। आलस करने में तो तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने पीएचडी करके रखी है। फिर अमृता देखती है कि डॉली एग्जाम के लिए चिट्स बना रही है। ये सब क्या चल रहा है डॉली? अरे चिट्स बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? भाभी आप, प्लीज भाभी, ये बात आप किसी को भी मत बताना। वो वो मेरी पढ़ाई हो ही नहीं पाई। कल दिन भर मैंने बहुत आलस किया। मैं सोचा कि रात में 2 बजे तक पढ़ती बैठूंगी, लेकिन मैं तो कल 11 बजे ही सो गई, और उस चक्कर में सारी पढ़ाई रह गई। और इसीलिए मैं अब लास्ट मिनट पर पास होने के लिए ये चिट्स बना रही हूँ। आई नो कि ये गलत है, लेकिन फिर भी भाभी, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। नहीं डॉली, ऐसा तुम बिल्कुल नहीं करूंगी, और मैं तुम्हारा इस गलत काम में बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी। क्या? हाँ डॉली, बिल्कुल सही सुना तुमने, पर ये सरासर गलत है। लाओ, ये चिट्स मुझे दो, वरना मैं अभी के अभी माँ जी और पापा जी को आवाज लगाऊंगी, और उन्हें तुम्हारे इस करतूत के बारे में सब बता दूंगी। प्लीज भाभी, ऐसा मत करो ना। अगर चिट्स नहीं बनाई तो मैं फेल हो जाऊंगी। तो फिर हो जाओ फेल, और दोबारा एग्जाम दो। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। एक तो तुमने गलती की है। तुम्हारे पास पूरे सैटरडे और संडे का टाइम था, और सैटरडे को तुमने किताब छूना तो दूर की बात है, किताब की तरफ देखा तक नहीं। और कल यानी संडे के दिन तुमने पूरा दिन टाइम पास किया, कभी सोकर तो कभी रील्स देख देख कर, और रात के समय भी तुम वापस सो गई। और तुम्हारे इस आलस के कारण अब इस मुसीबत का सामना तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। मुझे चाहे जितनी गालियां देनी है दे दो, जितना कोसना है कोस लो, लेकिन आज तुम्हें चिट्स लेकर मैं जाने ही नहीं दूंगी। तुम्हारे क्लासरूम तक चलूंगी मैं तुम्हारे साथ, और प्रोफेसर से भी कह दूंगी कि वो खास तौर पर तुम पर ध्यान दे। क्या? अब इसी तरह इन आलसी ससुराल वालों को लाइन पर लाना होगा।
मीठी मीठी बातों से मैंने इन्हें बहुत समझा दिया। इन सब के इतने नाटक भी सहन किए मैंने, लेकिन अब एक्शन की बारी है और मैं सबको लाइन पर लाकर ही रहूंगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। एक मोहल्ले में दिलीप और रोशनी रहती है, जिनकी शादी हाल ही में हुई होती है। उसी मोहल्ले में उनके पड़ोस में रोशनी की जेठानी शीतल, जेठ संजीव और सास कमला भी रहती हैं। एक रोज, क्या बात है कमला बहन, आज तो आपका चेहरा एकदम चमक उठा है। क्यों रे, अब तेरी तरह मैं भी सड़ी हुई शक्ल लेकर घूमूं क्या? अरे क्या आप भी बहन, जब देखो तब मुंह बनाकर बातें क्यों करती हो? अरे मैं तो बस आपके अच्छे के लिए बोल रही थी। पूरा मोहल्ला जानता है विशाखा बहन कि तुम कितनी बड़ी नागिन हो। अरे ऐसे ही तुम्हारा नाम विशाखा नहीं है, एक नंबर की जहरीली औरत हो तुम। अच्छे अच्छे हंसते खेलते लोगों के घरों पर नजर लगा देती हो तुम। और मेरे छोटे बेटे की हाल ही में शादी हुई है, इसीलिए खबरदार, जो उसके या उसकी बीवी के जीवन पर अपनी पूरी नजर डाली तो। अरे नहीं कमला बहन, तुम तो मुझे गलत समझ रही हो। मैं नजर नहीं लगाती, बल्कि मैं तो सबकी नजर उतारती हूँ। अरे मेरा मन बहुत साफ है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे छोटे बेटे दिलीप ने शादी के बाद अलग रहने का फैसला क्यों ले लिया? या फिर नई बहू ने उसे ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया? देख विशाखा, ज्यादा बकवास मत कर। और तुझे क्या करना है कि मेरे बेटा बहू मेरे साथ रहे या अलग रहे? अरे तुझे उससे क्या मतलब है? चल दफा हो जाए यहाँ से। ओ कमला बहन, इज्जत से बात कर रही हो तो आप भी इज्जत से ही पेश आइए। खामखा मुझे जलील करने की कोई जरूरत नहीं है। विशाखा आंखें दिखाकर वहां से चली जाती है और बड़ी बहू शीतल ने ये सब देख लिया होता है। फिर घर जाने के बाद, ये लीजिए माँ जी, ठंडा शरबत है, इसे पीने से आपका दिमाग शांत हो जाएगा। जब भी ये पनौती विशाखा मुझे मिलती है, तब तब मेरा दिमाग पूरी तरह खराब कर देती है। एक नंबर की नालायक औरत है वो। बस माँ जी, शांत हो जाइए ना। अरे सब मुझे यही पूछे जा रहे हैं कि आपका छोटा बेटा अलग से क्यों रहने लगा है। बीवी के दबाव में आकर फैसला लिया है क्या उसने? ये वो। अब मैं किसे किसे समझाऊं कि उसकी बीवी एक अलग से घर में रहना चाहती थी, ना कि किसी जॉइंट फैमिली में। देखिए माँ जी, आपको दुनिया वालों की बातों का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। और दिलीप और रोशनी तो हमारे पड़ोस में ही तो रहते हैं, थोड़ी ना कोई 2 घंटे की दूरी पर रहते हैं वो। बस हमारा घर अलग है, बाकी हम सबके दिल तो एक साथ जुड़े हुए हैं ना। फिर भी शीतल, मुझे इस बात का मलाल तो है कि काश वो दोनों भी हमारे साथ इसी घर में रह पाते। अगर पूरा परिवार एक साथ रहता है तो उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। जाने दीजिए ना माँ जी, अब हम किसी की सोच थोड़ी ना बदल सकते हैं। अब जो जैसा है उसे स्वीकार करके जीवन में खुशी से आगे बढ़ना चाहिए, ना कि जो जैसा नहीं है उसके बारे में बार बार सोचकर बुरा मानना चाहिए। और इसमें तो समय भी व्यर्थ होता है और हमारी खुशियां भी। तू तो बहुत समझदार है शीतल, लेकिन तेरी उस मॉडर्न देवरानी में तेरे जैसे जरा भी गुण नहीं है। बस खाना ही अच्छे से बनाना जानती है वो, बाकी तो उसे कुछ भी नहीं आता सिवाय दिखावे के। कमला कभी इस घर में तो कभी उस घर में जाया करती है जहां दिलीप एक मामूली सी नौकरी करता है। वही संजीव की खुद के कपड़ों की दुकान होती है। फिर ऐसे ही एक रोज, ये लीजिए माँ जी, आज मैंने हर तरह के पकोड़े और चटनियां बनाई हैं, जी भर कर खाइए। और हाँ, खाने के चक्कर में मेरी तारीफ करना मत भूलना। हे भगवान, इतने सारे पकोड़े! अरे रोशनी बहू, तूने कोई पकोड़े का स्टॉल लगाया है क्या? अरे इतने पकोड़े कौन खाएगा? आप माँ जी, और कौन खाएगा? क्या? अरे तू पागल वागल हो गई है क्या? इतने सारे पकोड़े मैं अकेले कैसे खा सकती हूँ? अरे माँ जी, मेरे कहने का मतलब ये है
कि ये पकोड़े आप, मैं और दिलीप खाएंगे और बाकी बचे हुए पकोड़े आप जेठानी जी और जेठ जी के लिए भी लेकर जाइए। जरा उन्हें भी तो पता चले कि हमारे यहाँ बारिश के मौसम में हम रूखा सूखा खाना नहीं खाते, बल्कि बढ़िया बढ़िया से व्यंजन बनाकर खाते हैं। अरे बेवकूफ, हम लोग भी खत्म कर करके कितने खत्म करेंगे? सभी खाकर भी ये पकोड़े खत्म नहीं हो पाएंगे और पड़े पड़े ये खराब हो जाएंगे। आखिर तूने इतने सारे पकोड़े बनाए हैं क्यों? अरे क्या माँ जी आप भी। अब ये पकोड़े मैं बारिश के मौसम में नहीं बनाऊंगी तो कब बनाऊंगी भला? गर्मी के मौसम में क्या? और आप इसके खत्म होने की चिंता मत कीजिए। बचे हुए पकोड़े मैं मोहल्ले में बांट दूंगी। हमारे यहाँ पर जेठ जेठानी की तरह सादा खाना खाने का रिवाज नहीं है। हम लोग ढेर सारा खाना बनाते हैं और बचा हुआ खाना बांटते भी हैं। इस घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, इसीलिए आप थोड़ा चिल कीजिए। फिर कमला वो पकोड़े खाती है और घर जाने के बाद वो बचे हुए पकोड़े संजीव और शीतल को भी देती है। सच में माँ जी, ये रोशनी तो एकदम पागल ही है। आखिर इतने सारे पकोड़े बनाने की उसे क्या जरूरत पड़ गई? अरे अगर वो इतने सारे पकोड़े नहीं बनाएगी तो वो उसका दिखावा कैसे कर पाएगी? उसे यहाँ बेचकर हमें नीचा दिखाना होता है और मोहल्ले में बांटकर अपनी इज्जत बरकरार रखनी होती है ताकि सभी लोग उसकी वाह वाह करें। पहली बात तो ये है कि दिलीप की तनख्वाह पहले ही बहुत कम है और उसमें ये रोशनी है जो पानी की तरह राशन का इस्तेमाल करती है। रोजाना तरह तरह के पकवान बनाती है, जैसे कि उसके यहाँ पर कोई त्योहार हो। अब उसमें उतनी समझ तो होनी चाहिए थी ना। अब दिलीप का हमारी तरह कोई खुद का बिजनेस थोड़ी ना है। वो तो बस एक जॉब करता है, दिन रात मेहनत करता है और तब जाकर उसे अपनी सैलरी मिलती है और उसी सैलरी में उसे ना जाने कितने सारे खर्चे पूरे करने पड़ते हैं। अभी तो हर महीने उसके नए फ्रिज और टीवी का भी ईएमआई जाता है। ऊपर से रोशनी के खर्चे हैं। उसे ना तो सिर्फ खाने में बल्कि हर चीज में शो ऑफ करना होता है, फिर चाहे वो कपड़े हो या फिर अपनी लाइफस्टाइल जीने के अलग अलग तरीके हो। बेचारा मेरा दिलीप बेटा, पता नहीं ये सब कैसे संभाल रहा होगा। मैंने दिलीप से कहा भी था कि वो नौकरी छोड़कर मेरे साथ दुकान पर हाथ बटाए। दोनों भाई मिलकर मेरा कारोबार अच्छे से संभाल पाते और इस तरह से मैं अपनी दुकान की और 2 ब्रांच खोल देता। लेकिन नहीं, उसे अपने दम पर ही कुछ करना था और नहीं तो क्या। और अगर हम उन्हें कुछ पैसों की मदद करें तो वो उस मदद को भी नहीं स्वीकारेंगे। इसीलिए अब तो मुझे उनकी चिंता होने लगी है। रोशनी को थोड़ा समझदार बनना होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपनी घर गृहस्थी संवारने की जगह बिगाड़ कर रख देगी। जहाँ एक तरफ ये लोग इतने चिंता में होते हैं, वहीं दूसरी तरफ रोशनी बेफिक्र होकर अपने पति के पैसे उड़ाया करती है। अरे ये क्या है रोशनी, आज तुमने एक दिन में ही 5,000 रुपए खर्च कर दिए। हाँ दिलीप, वो आज मैं पार्लर गई थी ना, और उसके बाद मैंने मॉल से 2 टॉप भी ले लिए। दोनों 1,500 रुपए के हैं। ये देखो, है ना एकदम मस्त, और मैं इसमें बहुत अच्छी लगूंगी, है ना? लेकिन रोशनी, इतने महंगे कपड़े खरीदने की क्या जरूरत थी? अरे 1,500 रुपए का एक टॉप। अब तुम जानती ही हो ना कि मैं कोई बिजनेस नहीं करता, जॉब करता हूँ। लेकिन फिर भी तुम इस तरह से पैसों की बर्बादी कर रही हो। क्या तुम भी दिलीप? अरे तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैंने 5,000 रुपए का एक टॉप खरीदा हूँ। अरे एक टॉप सिर्फ 1,500 रुपए का है, तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो रोशनी, मेरे लिए ये 1,500 रुपए भी बहुत बड़ी अमाउंट है। ओ गॉड दिलीप, देखो, अब मैंने तो ये खरीद लिया है और मैं तुम्हारे कारण अपनी लाइफस्टाइल पर आँच नहीं आने दे सकती। दुनिया वाले मुझे मेरे क्लासी और रिच लाइफस्टाइल के लिए जानते हैं और मैं मामूली लोगों की तरह नहीं जी सकती। मुझे सब कुछ एकदम हाई क्लास लगता है, खाने से लेकर कपड़ों तक सब कुछ। और अब अगर तुम अपनी सैलरी में ये सब एफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो तुम अपनी जॉब बदल दो या फिर अपनी इनकम सोर्स डबल कर दो किसी तरह।
लेकिन मैं अपनी लाइफस्टाइल के साथ जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। क्या? इतना सब कहकर रोशनी वहां से चली जाती है। मोहल्ले के सभी रोशनी के रहन सहन को देखकर चकित रहते हैं। वो महंगे महंगे कपड़े पहनकर ही घुमा करती है। फिर एक रोज जब उसके दरवाजे पर एक गरीब भिखारन आती है, तभी, दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है दीदी। तुम्हारे घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो मुझे खाने के लिए कुछ दे दो ना दीदी। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अरे निकल जाओ यहाँ से। पता नहीं तुम जैसे भिखारी लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ऐसा मत करो ना दीदी। भगवान आपके घर पर बहुत बरकत देगा। थोड़ा खाना दे दो ना, या फिर थोड़े पैसे ही दे दो। अगर एक भिखारी की भूख मिटाओगी तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। अरे एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती क्या तुम्हें? मैंने कहा ना चली जाओ यहाँ से, और दोबारा मेरे दरवाजे पर मुंह उठाकर चली आई तो मैं तुम्हें लात मारकर भगाऊंगी यहाँ से। समझी कि नहीं? फिर वो बेचारी भिखारन वहां से चली जाती है और यह सब कुछ गली की दो औरतें देख लेती हैं। फिर बाद में जब वो दोनों कमला के घर जाती हैं, तभी, ये लीजिए काकी जी, चाय और नाश्ते में मैंने चीनी के पराठे बनाए हैं। एकदम साधारण ही हैं, लेकिन बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। बहुत खूब बेटा। धन्यवाद बेटा। तुम भी हमारे साथ बैठो ना। हाँ काकी जी, बैठती हूँ। तब तक आप दोनों शुरू कीजिए ना। और माँ जी, आप भी लीजिए। सच में शीतल और संजीव दोनों दुकान के मालिक हैं। इनके पास इतना सारा पैसा है, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें जरा सा भी घमंड नहीं है। ये दोनों तो एकदम साधारण जीवन जीते हैं, क्योंकि असली अमीरी इनके किरदार से और इनके स्वभाव से झलकती है। और वही दूसरी तरफ तुम्हारी छोटी बहू रोशनी है। दिलीप की भी मामूली नौकरी है, घर भी किराए पर है, लेकिन उसके रहने सहने का तरीका तो ऐसा है जैसे वो किसी बंगले में रहती हो और किसी फैक्ट्री की मालकिन हो। अरे वो तो हर 2 दिनों में मोहल्ले में सभी घरों में जा जाकर अपने हाथ के बनाए हुए पंच पकवान जाकर देती हैं और सबको ये दिखाती हैं कि ये सभी पकवान उसके घर पर अक्सर बना करते हैं। लेकिन वही जब उसके घर पर एक भिखारन आई, तभी उसने उसे बेइज्जत करके अपने दरवाजे से भगा दिया। अरे ये भी कोई तरीका होता है क्या? और नहीं तो क्या, अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए दिखावा करती है वो बस। अंदर से तो तुम्हारी छोटी बहू पूरी तरह खोखली है। वाकई में उसमें और शीतल में जमीन आसमान का फर्क है। अरे वो तो इसकी तरह कभी बन भी नहीं पाएगी। और मैं तो ये सोचती हूँ कि दिलीप जैसे इतने आदर्श लड़के ने उस रोशनी जैसे घमंडी और बेवकूफ लड़की से शादी कैसे कर ली? अरे आखिर क्या पसंद आया उसे उस लड़की में? अरे अभी तो उसने सिर्फ घर से अलग किया है, लेकिन आगे जाकर कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो दिलीप को आप सबसे ही अलग कर दे। तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे अब रोशनी को समझाना ही होगा कि उसे अपने स्वभाव में बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह से चलता रहा तो सारी चीजें बिखर कर रह जाएगी। वैसे जिस तरह से उसका स्वभाव है वो तो सुधरने से रही, लेकिन फिर भी आप उसे समझा कर देखिए। क्या पता उसकी अकल सच में ठिकाने पर आ जाए। फिर वो दोनों औरतें चाय नाश्ता करके वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद वहां पर रोशनी आती है, वो भी हाथ में ढेर सारे पकवान लेकर। क्या जेठानी जी, हमेशा की तरह ये मामूली सी सब्जी रोटी ही बना रही हूँ। ये देखो, मैंने ढेर सारे पकवान बनाए हैं। समोसे, कचौरियाँ, आलू भुजिया, मालपुए, खीर, सब कुछ थोड़ा थोड़ा पैक करके लाई हूँ। वो भी आपकी और चेची के लिए, और साथ ही में मेरी प्यारी माँ जी के लिए भी। अब क्या है ना, माँ जी तो हमारे यहाँ रहती ही नहीं, तो इसीलिए उन्हें हमारे घर के स्वादिष्ट भोजन का स्वाद चखने का मौका नहीं मिलता, और इन्हें तो यहाँ पर साधारण सा खाना खाना पड़ता है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये सब बनाकर यही लेकर आती हूँ। धन्यवाद रोशनी, जो तूने हमारे बारे में इतना सोचा। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये सब खाने का इतना मन ही नहीं होता, और ये साधारण सा खाना ही मेरे लिए बहुत प्रिय है, और मुझे ये तले भुने खाने का शौक भी नहीं है।
और कभी कभार अगर मन किया तो शीतल मेरे लिए बना देती है। हाँ रोशनी, और यहाँ की चिंता तुम मत किया करो। हम सब कुछ अच्छा बना सकते हैं, लेकिन जब जरूरत होगी तभी बनाते हैं। और ऐसे पकवान अगर हर रोज खाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी ना। और तुम भी हर रोज ये सब मत बनाया करो, क्योंकि इतना हेवी खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ जेठानी जी, वो तो मुझे पता है, पर अब क्या करें। हमारे घर पर खाने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन खाना तो ढेर सारा बनता है और हमें थोड़े बहुत खाने में मजा नहीं आता। सब कुछ एकदम हाई क्लास होना चाहिए ना। इस तरह से फिर एक बार रोशनी बड़ी बड़ी बातें करके वहां से चली जाती है। फिर एक दिन दिलीप घर पर ढेर सारा राशन और नया फर्नीचर देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, ये सब इस रोशनी ने कहाँ से लाया? मैंने तो इसे कोई पैसे भी नहीं दिए थे। उतने में वहां पर रोशनी आ जाती है। तो बताओ दिलीप, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया फर्नीचर सेट? है ना एकदम कमाल का। आखिर चॉइस किसकी है? लेकिन रोशनी, मैंने तो तुम्हें कोई पैसे नहीं दिए, फिर तुमने ये सब कैसे खरीदा? कोई लॉटरी वगैरह जीती है क्या तुमने? नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे हंस क्या रही हो रोशनी? ये फर्नीचर सेट तो काफी महंगा लग रहा है, और ये सारा राशन भी। आटा भी एकदम महंगे ब्रांड का है, चीनी से लेकर तेल तक सब कुछ एकदम ब्रांडेड है, बिल्कुल जैसे अमीरों के घरों में होता है। हाँ तो हम क्या अमीरों से कम है क्या? और तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? अब चलो, ज्यादा बड़बड़ मत करो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ। आज मैंने दाल मखनी, तंदूरी रोटी, पनीर टिक्का, ढोकला, छोले, हैदराबादी पुलाव और मीठे में पाइनएप्पल का हलवा भी बनाए हैं, जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। क्या रोशनी, रोज रोज इतना सब बनाने की क्या जरूरत होती है? अरे हमारे घर पर तो कोई इतना खाता भी नहीं। हम दोनों ही तो रहते हैं यहाँ पर, और तुम रोजाना खाना अड़ोस पड़ोस में या फिर भैया भाभी के पास भेज देती हो। अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि तुम खाना खाने के लिए बनाती हो या लोगों के सामने शो ऑफ करने के लिए बनाती हो। बकवास बंद करो। अरे आजकल की बीवियां तो कुछ भी नहीं बनाती, लेकिन तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हें मुझ जैसी इतनी सर्वगुण संपन्न बीवी मिली है, जो मॉडर्न होने के साथ साथ 100% संस्कारी भी है। अरे संस्कार तो मेरे अंदर कूट कूट के भरे हैं। ओह गॉड! अब अपना ये मेलोड्रामा बंद करो और जाओ, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, पागल कहीं के। ऐसे ही एक दिन जब रोशनी का जन्मदिन होता है, तभी वो एकदम रॉयल तरीके से घर की सजावट करती है, प्यारा सा गाउन पहनती है, और तो और उसके बर्थडे पार्टी में ढेर सारे पकवान भी होते हैं, जिसके लिए अलग से फूड काउंटर बनाया होता है। अमेजिंग यार, तेरी बर्थडे पार्टी तो कमाल की लग रही है। ऊपर से ये इतना सारा खाना, और केक भी कितना बड़ा है। हाँ बहन, तू जब भी पार्टी देती है तो वो एकदम रॉयल अंदाज में ही देती है। और ये गाउन कितने का खरीदा तूने? काफी प्रिटी लग रहा है। ये तो पूरे 10,000 रुपए का गाउन है, और मैंने इसे खास बनवाया है अपने बर्थडे के लिए। ग्रेट यार, इस खाने की खुशबू से तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। मन कर रहा है कि अभी जाकर सारा खाना खा लूं। बेब, ये मेरी बर्थडे पार्टी है, इसलिए आज तुझे जितना खाना है खा ले। किसी चीज की कमी नहीं है मेरे पास। एंजॉय करो गाइस, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। यह सब देखकर कमला और शीतल चकित रह जाती हैं। फिर अगले दिन, कल की पार्टी तो बहुत अच्छी रही। वैसे कितना खर्चा हुआ? अब रात गई सो बात गई। पैसों की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए माँ जी। और अगर इतनी चिंता लेकर बैठ गए तो जवानी में ही बुढ़ापा आ जाएगा, और आपकी तरह मेरे बाल भी सफेद हो जाएंगे। क्यों जेठानी जी, सही कहा ना मैंने? वैसी बात नहीं है रोशनी। अब दिलीप की भी इतनी कमाई नहीं है, और जिस तरह से तुम खर्चा करती जा रही हो वो देखकर हमें बहुत चिंता होती है। और नहीं तो क्या। अरे अगर वो ज्यादा पैसे भी कमा रहा है तो तू उसके पैसे इस तरह से मत उड़ा।
उसकी जगह पर तुम लोग यही पैसे कहीं इन्वेस्ट करो या फिर सेविंग करके रखो। अब कल को तुम्हारा बच्चा भी आएगा तो उसके भविष्य के बारे में भी अभी से सोचना पड़ेगा ना। ओफो माँ जी, आप ना कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ। आप चिल कीजिए ना। और जो पैसे मैं खर्च कर रही हूँ वो पैसे मैंने दिलीप से नहीं लिए हैं और वो मेरे अपने पैसे हैं। क्या? लेकिन तू ऐसा कौन सा काम करने जाती है? दिन भर तो घर पर ही पड़ी रहती है और बस पंच पकवान बनाकर दिखावे में लगी रहती है। देखिए माँ जी, माना कि आप मुझसे बड़ी हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मुझसे इस तरह से बात करो और मैं आपकी सारी बातें चुपचाप सुनती रहूं। अरे चुप रे, मैं तेरी सास हूँ और सास के पास अपनी बहू की बैंड बजाने का पूरा लाइसेंस होता है, इसीलिए तू मुझे नहीं रोक सकती। अब जल्दी बता, कहाँ से आते हैं इतने सारे पैसे? मैंने ये सारे पैसे थोड़े थोड़े करके सेव किए थे और अब मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब आप दोनों ज्यादा दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ। मैं जानती हूँ कि आप दोनों को मेरे रोज रोज स्वादिष्ट पकवान बनाने से, मेरी अमीरों जैसी लाइफस्टाइल से और तो और मेरी कल रात की रॉयल बर्थडे पार्टी से भर भर कर चलन होती हो आप, है ना? इसीलिए इतनी चापलूसी कर रही हो आप दोनों। रोशनी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भला हम लोग ऐसा क्यों सोचेंगे तुम्हारे बारे में? वही तो। और तू निकम्मी, तू जितना दुनिया को दिखाती रहती है उससे तो ज्यादा ही है हमारे पास। और ये सब बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? अरे हम तेरे अपने हैं और अपने कभी जलते नहीं, हमेशा दुआ ही देते हैं। अरे लानत है तेरी इस घटिया सोच पर। चलिए माँ जी, यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। सही कह रही है तू शीतल, चल। अरे नहीं नहीं, रुक जाइए आप दोनों और मुझे माफ कर दीजिए। गलती से मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल गई, लेकिन आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन आप दोनों इस तरह से निराश होकर मत जाइए ना। प्लीज बैठिए ना। आपको पता है, मैंने शहर के टॉप क्लास बेकरी से बिस्किट्स और टोस्ट भी लाए हैं और अभी अभी मैंने चाय भी चढ़ाई है। तो आप दोनों टोस्ट और बिस्किट उसी के साथ खाइए। वैसे बारिश के मौसम में तो लोग पकोड़े खाते हैं, लेकिन आज आप दोनों ये महंगे वाले टोस्ट और बिस्किट खाइए। अरे लेकिन जाने दीजिए माँ जी, तो उसने माफी मांग ली है तो हम भी बैठ जाते हैं ना। हमका बात को बढ़ाना सही नहीं है और ये तो एकदम नादान है। फिर शीतल और कमला वही रुक जाते हैं और वो दोनों उसकी बातों को दिल पर नहीं लेते, लेकिन उनसे माफी मांगने के पीछे रोशनी के इरादे कुछ और ही होते हैं। अच्छा हुआ जो मैंने उन दोनों से तुरंत माफी मांग ली, वरना अगर वो दोनों मुझसे बात करना बंद कर देती तो मोहल्ले में तो यही बात फैल जाती और मेरी इतनी मुश्किल से बनाई हुई इज्जत खराब हो जाती। सभी लोग जो मुझे मोहल्ले में मानते हैं, मेरी इतनी तारीफें करते हैं, मुझसे चलते भी हैं, सबके मन में मेरे प्रति गलत नजरिया बन जाता। अच्छा, तो इसीलिए तुमने माँ और भाभी से सुलह कर ली थी? अरे दिलीप तुम, लेकिन तुम तो टीवी देख रहे थे ना। देखो रोशनी, ये सब नाटक बंद कर दो। ये दिखावा घमंड करना, इन सब से कुछ भी नहीं मिलने वाला। अरे इंसान की असली पहचान उसके किरदार से और उसके मन से होती है, ना कि वो इंसान कितना अमीर है और उसके घर पर रोज क्या क्या बनता है उससे होता है। देखो दिलीप, तुम मुझे बाबा बनकर फ्री का ज्ञान मत दो। जिसे देखो वो बस मुझे ज्ञान ही देता रहता है, जबकि असल में तो मुझे जरूरत ढेर सारे पैसों की है। रोशनी दिलीप की बातों को नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं और रोशनी का स्वभाव बदलने की जगह और बिगड़ जाता है। ऐसे ही एक दिन, परसों मैंने घर पर माता की चौकी रखी है, तो तुम जरूर आना। और हाँ, शादी में जो मैंने तुम्हें साड़ी भेंट दी थी ना, वही वाली साड़ी पहनना, क्योंकि तुम उसमें बहुत सुंदर लगती हो। ठीक है जेठानी जी। अरे ये क्या, जेठानी जी तो माता की चौकी रख रही है, इसका मतलब सभी मोहल्ले वाले इन्हें ही अटेंशन देंगे। नहीं नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। पहले ही सभी लोग मेरे जेठानी के गुणगान गाते रहते हैं, और वो अगर चौकी रखेगी तो मैं भी अपने घर पर चौकी रखूंगी, और वो भी उनसे बढ़िया और बेहतर करूंगी। रोशनी उसी दिन माता की चौकी रखती है। आज मेरे घर पर भी चौकी है, तो आप सबको जरूर आना है। वहां पर भी जाइए, लेकिन मेरे यहाँ पर पहले आइए। वो क्या है ना कि उनके यहाँ पर काफी सादी और सिंपल पूजा होती है, लेकिन मेरे यहाँ पर तो एकदम राजसी तरीके से होगी। और तो और यहाँ का खाना आपको एकदम बढ़िया मिलेगा, लेकिन वहां पर तो हलवा पूरी देकर भगा देंगे वो आप लोगों को। औरतों को ये सब थोड़ा गलत लगता है, और उसी दिन चौकी रखने के कारण कमला को बहुत गुस्सा आता है। फिर अगले दिन, नालायक लड़की, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? क्या हुआ माँ जी? आप तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। अरे गुनाह ही तो किया है तूने। जब तुझे सब पहले से पता था कि कल तेरी जेठानी के घर पर माता की चौकी है, तो उसी दिन तूने अपने घर पर चौकी क्यों रख ली? और लोगों को न्योता देने का ये क्या तरीका है कि यहाँ सब राजसी तरीके से होगा और वहाँ सब सादा और सिंपल होगा। यहाँ पर आपको बढ़िया से बढ़िया खाना मिलेगा, और वहां पर केवल हलवा और पूरी। लेकिन माँ जी। अरे चुप हो जा तू। मोहल्ले में सभी तुझसे नाराज है। अरे तूने उन्हें न्योता नहीं दिया, बल्कि उनका अपमान कर दिया है, ठीक उसी तरह जैसे तूने मुझे और शीतल को किया है। तेरी जिंदगी में तुझे सिर्फ दूसरों को चलाना होता है और घमंड करना आता है तुझे, और उसे छोड़कर तेरी जिंदगी का कोई अर्थ भी नहीं है। बेशरम कही की। रोशनी को कमला की बातों का बहुत गुस्सा आता है। अब कोई भी उसे मोहल्ले में नहीं पूछता, और सभी लोग बस शीतल की ही वाह वाह करते हैं। आज तक मैंने कितना कुछ अच्छा किया, अमीरों की तरह रही, सबकी नजरों में इतनी रॉयल बनी, लेकिन ये लोग तो मेरी साधारण सी जेठानी की तरफ ही हो गए हैं। इन सब की तो ऐसी की तैसी। लेकिन मैं भी दिखाऊंगी इन्हें कि मैं आखिर क्या चीज हूँ। फिर ऐसे ही एक दिन रोशनी के दरवाजे पर एक आदमी आता है। इतने महीने से तू हमारे ऐप से लोन पे लोन लिए जा रही है, और अभी तक ठीक से एक ईएमआई भी नहीं चुकाया। देखो मैडम, ये आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। अगर वक्त रहते पैसे नहीं चुकाए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे हाँ हाँ, समझ गई मैं। अब तुम यहाँ से चले जाओ, वरना सबको पता चल जाएगा कि मैं इस तरह से पैसे लेकर अमीरों की तरह रहती हूँ, और मेरी बची कुची इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। देखो, मेरा पति आता ही होगा ऑफिस से, इसीलिए प्लीज, इससे पहले कि मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाए, प्लीज यहाँ से चले जाओ। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो मैं वो पैसे सूद समेत चुका दूंगी। याद है ना, 1.5 लाख रुपए जो तूने धीरे धीरे करके लिए थे? हाँ हाँ, याद है मुझे। सब लौटा दूंगी मैं। उन दोनों की ये सारी बातें शीतल और कमला सुन लेती हैं, और वो एकदम हक्का बक्का रह जाती हैं। पैसों के कारण रोशनी भी काफी डर जाती है। फिर अगले दिन, ये लो रोशनी, ये पैसे रख लो, पूरे 1.5 लाख रुपए हैं। क्या? लेकिन जेठानी जी, आप मुझे ये पैसे क्यों दे रही हो? ये पैसे देकर आप अपनी अमीरी का दिखावा करना चाहती हो क्या? नहीं रोशनी, हमारे पास भगवान की कृपा से बहुत कुछ है, लेकिन हमने कभी भी उस अमीरी का दिखावा नहीं किया, बल्कि हमेशा जमीन से जुड़े रहे, और शायद इसीलिए आज तक हमारा सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। लेकिन तुम्हारा क्या रोशनी? तुम्हारे पास कुछ ना होकर भी तुमने तरह तरह के लोन ले लेकर 1.5 लाख का कर्जा चढ़ा लिया। अरे तुझे क्या लगा, तेरा सच हमेशा पर्दे में ही रहेगा क्या? लेकिन अब तेरा पर्दाफाश हो चुका है। हाँ रोशनी, जब तेरी उस आदमी के साथ बातचीत चल रही थी, तब हम दोनों आंगन में ही खड़े थे, और हमने तेरी सारी बातें सुन ली। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, और आप भी जेठानी जी। दिखावे और घमंड के चक्कर में आज मैं पूरी तरह से फंस गई हूँ,
और मुझे अब अपनी सारी गलतियों का एहसास हो रहा है। और अब तो मैं ये भी समझ गई हूँ कि अमीरी का दिखावा करके कुछ भी नहीं होता। हमारा स्वभाव ही हमारी असली अमीरी है, जिससे लोग हमें मानते हैं और हमें इज्जत देते हैं। घमंड और दिखावा कर करके अंत में हार के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। और आज तक मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर माफी भी मांगती हूँ। अरे कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हो गया। लेकिन अंत में तेरी ये घुटने में दबी हुई अकल ठिकाने पर आ ही गई, और ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ रोशनी, हम तुम्हारे अपने ही हैं, इसीलिए तुम इन पैसों को रख लो और अपने सारे लोन को चुका दो, और उसके बाद अपने जीवन की एक नई सिरे से शुरुआत करना, बिना किसी घमंड और दिखावे के, क्योंकि एक साधारण जीवन ही सही और सरल जीवन होता है। अंत में सभी घर वाले रोशनी को माफ कर देते हैं। फिर वो अपने सारे लोन चुकाकर एक नई शुरुआत करके अपने आप में सुधार लाने लगती है। और इस बदलाव के बाद वो सबके साथ बहुत खुशी से रहने लगती है।